जय हिंद दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप लोगों के बीच फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो दो वीडियो डाला था मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ डाला था। ठीक है दोस्तों, आज हम नए वीडियो के साथ आया हूँ, नए वीडियो एवं इसके डिस्कशन के साथ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ एक दो प्रश्न को गलती पढ़ा दिया था बुद्ध जी के बारे में, कि बुद्ध जी के जन्म के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बुद्ध जी का जन्म, मैंने महावीर स्वामी का जन्म लिखवा दिया था 1527 में जन्म और 527 में उनका जन्म लिखवा दिया था और 599 में जन्म उनका। लेकिन यहाँ बुद्ध जी को सुधारना है आपको। 563 BC में जन्म एवं जन्म बुद्ध जी का 563 में और मृत्यु 483 BC में। आपको बुद्ध जी के बारे में ये पिछले वीडियो में जब त्रुटि हो गई थी थोड़ी, उसको आप लोग सुधार लेंगे। और आते हैं हम लोग अगले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पॉइंट पे अब चलते हैं, अगले अपने टॉपिक पे, नए सिलेबस पे चलते हैं। आप इस दो को सुधार लेंगे, दो क्वेश्चन को। चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब लगाएंगे, जवाब बताएंगे अपने से। 5 सेकेंड का समय है। कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी था, इसका सही जवाब सरस्वती नदी। सही जवाब क्या है? सरस्वती नदी हो जाएगा आपका। और ऋग्वेद की बात आई है कि ऋग्वेद में गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी, इस तीनों नदी की भी चर्चा है। तो इस तीनों नदी की चर्चा के बारे में बात करें तो गंगा नदी की चर्चा एक बार किया गया है, एक बार। यमुना की बात करें तो 3 बार। सिंधु नदी की बात करें तो ऋग्वेद में 21 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद की बात है तो देखते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में मंडल के अगर पूछेगा तो ऋग्वेद में मंडल 10 है, 10 मंडल की संख्या है। ठीक है, अगला देखेंगे कुछ ऋग्वेद के पॉइंट कि ऋग्वेद में जान गए कि सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी और गंगा नदी का चर्चा एक बार है, यमुना का 3 बार है। अगर यमुना याद रखना चाहे कि यमुना आता है, ये 3 अक्षर का है यमुना, 3 बार। सिंधु नदी हम लिखते हैं 121 की तरह लिखते हैं सिंधु, देखिए 21 की तरह लिखते हैं सिंधु, तो सिंधु हो गया आपका 21। गंगा 1 बार और सरस्वती सबसे पवित्र। चलिए आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, अगले पॉइंट पर कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखिएगा कि ऋग्वेद में बहुत सारे, मतलब ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 4 वेद है। हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद के, जो सबसे प्राचीन कहा जाता है इसको, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक किसने लिखी है, यानी मिताक्षरा को कौन लिखा है। मिताक्षरा एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। चलिए लगाएंगे आप लोग जवाब। इसका सही जवाब होगा आपका विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। चलिए बात करते हैं, यहाँ कुछ लेखक का नाम दिया गया ऑप्शन में, इसके बारे में जानते हैं इनकी क्या क्या कृतियाँ हैं या क्या क्या पुस्तकें हैं। कलहन है, मेगास्थनीज है, विशाखदत्त है। ठीक है, तो कलहन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जिसमें इसमें जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास है। इसमें राज्य का इतिहास है, जम्मू कश्मीर राज्य का। इसमें 3 शासक का वर्णन मिलता है। कलहन का जो है राजतरंगिणी, इसमें 3 शासकों का वर्णन मिलता है। अब कौन सा शासक है, नाम यानी 3 वंश के बारे में मिलता है। तो पहला रखेंगे कारकोट वंश, दूसरा रखेंगे
उत्पल वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। लोहार वंश, ये 3 वंश की चर्चा किया गया है आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जिसकी लेखक कलहन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं अगला ऑप्शन यानी अगला पुस्तक के लेखक यानी मेगास्थनीज ने क्या लिखे। तो इनकी पुस्तक है इंडिका। इंडिका की पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। चलिए ये पॉइंट आपका हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बताएंगे इसका आंसर। 5 सेकेंड का समय मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या था आपका, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, मौर्य काल। मौर्य काल में पंचमार्क सिक्का चलता था। अब देखेंगे कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे और सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो सोने के सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपयक, रुपयक कहते थे, रुपयक। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताएंगे। कि राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। इसका सही जवाब होगा तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर राष्ट्रकूट की बात आई है तो देख लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक और इसकी राजधानी, संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग, संस्थापक थे दंती दुर्ग और राजधानी थी मान्य खेत, मान्य खेत। पुलकेशिन द्वितीय, इनकी जो है पुलकेशिन द्वितीय के एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग साथ साथ नोट्स करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सुपरफास्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोग साथ साथ आंसर लगाएंगे और नोट्स करते चलेंगे। आपके एग्जाम में यह देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप लोग कि विख्यात तट मंदिर कहाँ है? तट मंदिर कहाँ है? आप लोग बताएंगे। इसका सही जवाब है मामलापुरम। क्या है इसका सही जवाब? मामलापुरम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब देंगे। यहां क्वेश्चन पूछा है शाहनामा आत्मकथा है किसकी, या शाहनामा के लेखक, सॉरी आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ये शाहनामा जो है पुस्तक कौन लिखे थे? चलिए इसका सही जवाब होगा फिरदौसी। सही जवाब क्या है? फिरदौसी। अब देखेंगे अबुल फजल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल और इन्हीं के द्वारा अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा पुस्तक लिखे थे कौन? अबुल फजल, जो अकबर की जीवन जीवनी है। बाबर, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा, बाबरनामा जो इन्होंने खुद लिखा था तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में लिखे थे बाबरनामा।
चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेना को नगद वेतन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नगद वेतन, पैसा, नगद वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत की थी किसने? तो सेना को नगद वेतन बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की थी। अगला बात करें इल्तुतमिश की, इन्होंने इक्ता प्रथा यानी इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो देखेंगे फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक दोनों में डिफरेंस क्या है कि नहरों का सबसे पहले निर्माण शुरू किए, नहरों का सबसे पहले निर्माण इन्होंने ही शुरू करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये इनके बारे में पूछता है कि नहरों का सर्वाधिक निर्माण करवाया था। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, लेकिन सबसे पहले पूछे तो आप लगाएंगे आंसर गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप लोग जवाब बताएंगे, क्या हो सकता है सही जवाब इसका? इसका सही जवाब है हरियर बुक्का। हरियर बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, अब देखेंगे हसन गंगू, इन्होंने बहमनी साम्राज्य, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की बात हरियर बुक्का ने किया था 1336 में। ठीक है, याद रखेंगे कब किया था? 1336 में। इसकी राजधानी थी हम्पी। अब हसन गंगू की बात आई है, इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू, और इनकी राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। अब कब किए थे स्थापना 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसने किया था? हसन एवं गंगू, और राजधानी थी गुलबर्गा। और हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 में। चलिए इसका नोट्स करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको? जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा, मुगल वंश का एक शासक था जहांगीर, जिसकी मकबरा यानी समाधि कहाँ पर, उनको कहाँ दफनाया गया था पूछ रहा है। जहांगीर, इसका सही जवाब लाहौर। लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। चलिए अब बताइएगा सिकंदरा ये जगह का नाम है, ये भी किसी की समाधि स्थल ही है। ये भी तो किसका कौन है देख लेते हैं। सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। अकबर को सिकंदरा में, आगरा में कहे तो बाबर और शाहजहां। ठीक है, बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन फिर बाद में उनको अपने इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। बाबर को उनके सब के कुछ कंकाल वगैरह बच गया था। पहले तो उनको आगरा में दफना दिया गया था, लेकिन बाद में जब उनकी जीवनी पढ़ी गई तो उन्होंने अपनी जीवनी में दर्शाया था कि उनको अपने इच्छा था कि उनको काबुल में दफनाया जाए। तो फिर उनका वहाँ से उनके जो भी अवशेष बचे थे उसको वहाँ से निकाल कर फिर काबुल में जाके दफनाया गया था। इसलिए आपका आंसर देखेंगे, अगर काबुल हो तो काबुल भी लगा सकते हैं वहाँ पे। काबुल, बाद में काबुल लाया गया था, लेकिन सबसे पहले उनको आगरा में दफनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये सब क्या मुगल वंश के शासक थे, अकबर, बाबर, जहांगीर। चलिए
उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय, सही जवाब सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अब गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना कहे तो ऐसे देखने को तो लाला हरदयाल मिलता है, लाला हरदयाल, लेकिन इसके मुख्य संस्थापक हैं, मुख्य थे सोहन सिंह भकना। देख लेंगे आपको जो आंसर ऑप्शन मिले, अगर सोहन सिंह भकना है तो लगाएंगे, लाला हरदयाल मिले तो लाला हरदयाल लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अभी जस्ट आप लोगों को बताया हूं, मैंने पढ़ाया हूं, इसको मिलाना है, उसी को सिर्फ मिला देना है कि किसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट बताया था मैंने, यहाँ पे सम्राट और उनकी मकबरे या समाधियाँ जहाँ उनको दफनाया गया। तो बाबर के बारे में मैंने बताया कि बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था 1965 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। ठीक उसके एक वर्ष बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966। 1966 आपका सही जवाब क्या होगा? 1966। चलिए 65 में क्या बताया मैंने कि भारत पाक युद्ध, भारत पाक यानी पाकिस्तान युद्ध 1965 में। ठीक उसके एक साल बाद ताशकंद समझौता। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत एवं चीन के बीच युद्ध। चलिए आपसे दो क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? दो क्वेश्चन है, लिख लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच पूछे तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण किए थे रेड क्लिफ महोदय। रेड क्लिफ उन्हीं के नाम पे ही है, रेखा का नाम पे ही है, मतलब अपने नाम पे ही रेखा का नाम रख दिया था उन्होंने। रेड क्लिफ महोदय ने, महोदय कब किए थे? 1947 में। इसको नोट कर लेंगे। अब बात है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा, इसका निर्धारण किया गया था 1914 में। 1914 जब याद रखेंगे मैक-मोहन तो एक और फैक्ट याद रख लेंगे कि इसी समय पनामा नहर का भी निर्माण हुआ था। पनामा नहर का भी निर्माण हुआ था 1914 में ही। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 14 में भारत और चीन के बीच। चलिए आगे चले। और यहाँ पूछेगा कि ये किसके द्वारा किया गया था मैक-मोहन रेखा का निर्धारण? तो इन्हीं के नाम पर है, मैक-मोहन महोदय, मैक-मोहन महोदय, इन्हीं के नाम पर रेखा का भी नाम रखा गया है। अब रेखा की बात आई है तो दो चार क्वेश्चन बता देता हूं मैं, किस किस देश से क्या क्या रेखा है संबंधित। चलिए आप लोग देखेंगे, आप लोग से पूछता हुई मैं 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा और 38वीं समांतर रेखा और 49वीं समांतर रेखा। 4 क्वेश्चन जानते हैं तो आप लोग इसमें कमेंट करें या इसको सॉल्व करें जल्द। इसका देखेंगे 17वीं का हो जाएगा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। 24वीं की बात करें तो इसका हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान,
24वीं की बात करें तो भारत एवं पाकिस्तान। और 30वीं की बात करें दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया। 49वीं का यूएसए एवं कनाडा, यूएसए एवं कनाडा यानी अमेरिका कनाडा। ये 4 फैक्ट आप लोग नोट्स कर लेंगे। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया। और ब्रिटेन की बात करें तो सबसे बड़ा है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आप लोग कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। ठीक है, यह पूछता है कि भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया। यहां तो क्वेश्चन बदल के, क्वेश्चन का पैटर्न बदल के पूछता है बार बार। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ आज सब क्लियर होने वाला है कि भारत का संविधान कब लागू की बात कर रहा है। यहाँ देखेंगे लागू, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और जब पूछे आपसे कि बनकर कब तैयार हुआ, आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसी को बोलते हैं कि तैयार होना, बनकर तैयार होना, बनकर तैयार, या बोलते हैं अंगीकृत। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया। अब 24 जनवरी 1950 ऑप्शन रखा गया है। देखें क्यों कि इस दिन को हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन। जनगण मन हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत हो गया, सॉरी राष्ट्रीय गीत जनगण मन नहीं, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये भी इसी दिन को अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में इसको इंक्लूड किया गया था या सम्मिलित किया गया था। हम लोग जानते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये दोनों के रचयिता कौन है। तो रख लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, एक ही जगह समझने में आपको आसानी होगा, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। राष्ट्रीय गीत की बात करें, राष्ट्रीय गीत जो था आपका वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपका राष्ट्रीय गीत हो गया। और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, राष्ट्रीय गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में, या राष्ट्रीय गान कर दीजिए, राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था?
तो भी जस्ट पीछे मैंने बताया आपको कि राष्ट्रीय गान को कब, 24 जनवरी 1950, ठीक है, राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गीत का भी बात जो किया मैंने, राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान में शामिल किया गया। राष्ट्रीय गान को क्या है, राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में कब, इसी डेट को साथ ही साथ, ठीक है। 26 जनवरी मैंने बताया आपको कि हमारा संविधान लागू हो गया था। 22 जुलाई, ये आप लोग जानते होंगे कहीं कि तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। तो तिरंगा का रूपरेखा या उसकी ढांचा को तैयार किसने किया था, तो यहां देख लेंगे पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप तैयार किया था। पूछता भी है क्वेश्चन कि हमारे ध्वज का लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई एवं चौड़ाई पूछे तो 3:2। अगर इसी में पलट दे कि चौड़ाई एवं लंबाई बताइए तो आप लोग तो समझदार ही हैं, समझ लीजिएगा कि यह पलट के पूछ रहा है। चौड़ाई एवं लंबाई अगर पूछे तो उलट कर जवाब देंगे 2:3, यानी लंबाई पूछे तो 3, चौड़ाई पूछे तो 2। चलिए 26 नवंबर 1949, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको कि इस तारीख को संविधान को अंगीकृत यानी बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी को अलग लैंग्वेज में, अलग भाषा में पूछेगा कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो आप 26 नवंबर 1949 ही जवाब देंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आप लोग इसको नोट्स करके रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। यहां वायसराय वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो बच्चे शुरुआती तौर में पढ़ने शुरू करते हैं पढ़ाई, उन लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आप लोग ध्यान से इसका लगाएंगे आंसर, ठीक है। देखेंगे क्या इसका आंसर होगा। भारत का अंतिम अंग्रेज पूछ रहा है, भारत का अंतिम अंग्रेज, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइए, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन अंग्रेज जोड़ेगा तब। अगर आपने क्वेश्चन जोड़ दिया कि भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, भारतीय की बात करें तो यहां आपका हो जाएगा राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहां पर सी आपको जुड़ा रहेगा, C4 चक्रवर्ती होता है। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, तो क्या आंसर जाएगा आपका, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो आप लगाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक क्वेश्चन हो गया यहां। अब देखें कैनिंग, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत के प्रथम या ऐसे अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो आपका क्या आंसर जाएगा, कैनिंग। आपका सही जवाब होगा कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखे हो गया। 17 नंबर देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग।
अस्थाई पूछ रहा है ना, राजेंद्र प्रसाद, यही आपसे जोड़ देता अस्थाई। क्या जोड़ देता? अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष, तो आपका आंसर हो जाता दूसरा। यहाँ से अस्थाई पूछा है तब हमारे हैं राजेंद्र प्रसाद, आंसर सही जवाब लिए हैं। लेकिन अस्थाई कहता तो आपका सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही जवाब हो जाएगा। सच्चिदानंद अस्थाई, 2 क्वेश्चन इसको नोट कर लेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष कब बनाया गया, ये डेट भी पूछता है, तो आप लिख लेंगे डेट 11 दिसंबर 1946। इनसे 2 दिन पहले, यानी 2 दिन के लिए बोल सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई के रूप में इनको बनाया गया था अध्यक्ष संविधान सभा का। संविधान सभा का एक अस्थाई अध्यक्ष, एक अस्थाई अध्यक्ष। अब है भीमराव अंबेडकर, इनको क्या संविधान के जनक या संविधान निर्माता, संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए आगे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखेंगे। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश पर आधारित है, दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें एक है मौलिक अधिकार, जो कहाँ के संविधान से लिया गया है। सही जवाब होगा आपका अमेरिका। मौलिक अधिकार, जानते हैं कि हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिला था, लेकिन अब एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अब सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार है, जो कहाँ से? अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। चलिए ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली पूछे, आपका सही जवाब ब्रिटेन। रूस, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद में क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लेख है 12 से 35 अनुच्छेद में। और भाग की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 51 के क में है। और भाग की बात करें तो भाग इसका हो जाएगा 4 के क, 4 के क, भाग 4 के क, अनुच्छेद 51 के क। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद तो हो गया, अब भाग हो जाएगा सीधा सीधी 4, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इतना नोट कर लेंगे आप लोग, मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आप लोग सही जवाब बताएंगे। राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? 5 सेकेंड सॉल्व करेंगे इसको, इजी क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट, राजघाट, राजघाट की बात हो तो राजघाट में महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में। चतरा भूमि की बात करें तो यहाँ भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। यहाँ शक्ति स्थल की बात करें तो इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व PM रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री। चलिए
अब आइए यहाँ पे आपको समाधि स्थल की बात आई है तो देखेंगे 2-4 व्यक्ति की और समाधि स्थल के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। पहला हो जाएगा आपका जगजीवन राम। जगजीवन राम, इनका हो जाएगा सही जवाब समता स्थल। अब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें क्या जानते थे हम लोग, चाचा के नाम से। जवाहरलाल नेहरू शांति वन। चलिए, इंदिरा गांधी का हो गया, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, जवाहरलाल। अब है, चलिए अब है कुछ एक्स्ट्रा भी है, इसे इंदिरा गांधी हो गया, 6-7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे फिर आगे याद तो बताया जाएगा आपको, कुछ है यहाँ तक फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? सही जवाब गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें 2880 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर में है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें 2900 किलोमीटर। यमुना की बात करें 1376 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, सॉरी 1312 किलोमीटर नहीं, 1376 ही सही है। ये चारों नदी की लंबाइयां हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। 2-4 और देख लेंगे। गोदावरी, गोदावरी नदी की लंबाई 1465। कृष्णा, कृष्णा नदी क्या 1400। इसको नोट कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं अब। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यानी कि जानते हैं हम लोग, भारत का अगर मैप देखा जाए तो इस प्रकार है, निचली दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा जो है हमारा भारत का इस प्रकार है। तो इधर हो जाता है अरब सागर और इधर जाता है बंगाल की खाड़ी। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, यानी इधर नहीं इधर आती है। तो आपका सही जवाब होगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी आपका ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। और बात करें नर्मदा, सॉरी हाँ नर्मदा नदी, यहाँ ताप्ती भी इधर आती है और नर्मदा भी। नर्मदा और ताप्ती जो दोनों नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको समझाने के लिए मैंने बताया। आगे चलते हैं। कावेरी है ऑप्शन में, तो इसको क्या कहते हैं? ये दक्षिणी दक्षिण भारत की सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे आपसे। और एक क्वेश्चन पूछता है, वो तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। 3 क्वेश्चन यहाँ है, कंफ्यूजन। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा, और पूछता है यहाँ से दक्षिण की सबसे लंबी। 3 क्वेश्चन। सबसे लंबी नदी, 3 क्वेश्चन का जवाब आप बताएंगे। चलिए तीनों का जवाब देखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा, दक्षिण भारत की गंगा, तो आपका जवाब होगा कावेरी। दक्षिणी गंगा कहेगा, आपका आंसर होगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी। दक्षिण की कावेरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी।
और दक्षिण की सबसे लंबी कहेगा तो आपका सही जवाब गोदावरी ही होगा। ये 3 क्वेश्चन बड़ी कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, आप इसको बारीकी से नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकटक झील किस प्रांत में है। ये झील के क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस प्रांत में है। सही जवाब मणिपुर है, मणिपुर। अब देखेंगे उड़ीसा की बात आया है तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। बुलर झील कहाँ है, बुलर झील आपका जम्मू में है। बेरीनाग झील कहाँ है, आपका जम्मू में ही है। उड़ीसा में चिल्का झील हो गया। यहाँ पे आपका हो जाएगा राजस्थान में पुष्कर झील, सांभर झील की बात आई। पुष्कर झील, सांभर झील राजस्थान में, यहाँ पे आपके लोकटक झील मणिपुर में, उड़ीसा में चिल्का झील है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। झील की बात आया है कि देख लेंगे, उत्तराखंड से बहुत पूछता है। उत्तराखंड के बारे में अगर आपसे कभी पूछे, याद रख लेंगे, एग्जाम में काम आ जाएगा कभी भी। जितना भी ताल लगाएगा, ताल, 7 ताल झील, राकस ताल झील वगैरह जो भी आए, ताल लगा झील आया, 99% आंसर आपका सही जाएगा उत्तराखंड। सभी उत्तराखंड में स्थित है। कुछ एकाध अपवाद है, उसको देखा जाएगा। चलिए, और नाग वाला अधिकतर जाता है आंसर जम्मू कश्मीर। जितना नाग जम्मू कश्मीर, जितना ताल उत्तराखंड। चलिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेटूर बांध किस नदी पर है। मेटूर बांध किस नदी पर है, तो सही जवाब कावेरी नदी पर। मेटूर बांध कावेरी। रावी की बात करें तो थीन बांध कौन नदी पे है, रावी। सतलज पर है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पे। नाथपा झाकरी परियोजना, ये भी जो है आपका सतलज पे ही है। और ब्यास की बात करें, पोंग बांध ब्यास नदी पर है। चलिए, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए VVI क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। रावी नदी का प्राचीन नाम, यानी प्राचीन नाम क्या क्या थे नदी का, प्राचीन नाम रावी का। तो रावी देखेंगे, रावी का क्या होगा, परुसनी। ब्यास का बिपाशा, सतलज का शतुद्री। ये तीनों नदी का प्राचीन नाम है। अब इसको याद रखने का तरीका, पुरुष, रवि किसका नाम हो सकता है, एक पुरुष का ही। कभी महिला का नाम सुने हैं कि रवि होगा, नहीं ना, इसलिए पुरुषनी का बात आए तो रावी। ब्यास तो जानते हैं आप लोग, एक हीरोइन है, फिल्म एक्ट्रेस है, बिपाशा बसु। तो बिपाशा बसु यानी ब्यास। शतुद्री तो नाम देख रहे हैं, सतलज शतुद्री नाम सेम है, आप इसको याद अच्छा से रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल। कौन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई यानी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है 8850 मीटर। ये कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। चलिए, अब बात है भारत की। अब देखते हैं, ऑप्शन में भारत है कि भारत की सबसे ऊंची, ये तो आपका विश्व का हो गया आंसर, आपका नेपाल माउंट एवरेस्ट। अब भारत का सबसे ऊंची पर्वत की बात करें
तो K2, इसी का एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट शॉर्ट में लिख देता हूं 8848 या 50 माउंट एवरेस्ट। और भारत का सबसे ऊंचा मैंने बताया गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा या ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो जो भारत में नंबर 1 पे है, विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2। और विश्व का पूछे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल। अगर आपसे पूछ दे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग एक साथ लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कहाँ है, सिक्किम एवं नेपाल सीमा पर, सिक्किम एवं नेपाल सीमा पर स्थित है कंचनजंगा, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में बात करें तब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में। और विश्व सबसे ऊंचा तो हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये जो है आपका हिमालय में नहीं है, ये आपका ट्रांस हिमालय में है, सबसे ऊपरी हिमालय पार मेला में। वो पढ़ाऊंगा मैं जब भूगोल, तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार कैसे हुआ है, वो डिटेल क्लास में चलेगा। यहाँ फिलहाल रख लेंगे आप लोग कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848। विश्व का दूसरा पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन K2, उसको शॉर्ट में बोलते हैं 8611 मीटर। और विश्व का दूसरा पूछे तो गॉडविन, और भारत का सबसे ऊंचा गॉडविन ऑस्टिन। और हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पूछे भारत में तो कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन ना लगाएंगे, हिमालय की पूछे तो हिमालय का पूछेगा तो कंचनजंगा भारत में, और सिर्फ सीधे पूछे हिमालय न जोड़कर तो आप गॉडविन ऑस्टिन लगाएंगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। आप लोग देखेंगे कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए सही जवाब बताएंगे कि लंदन आपका हो जाएगा टेम्स। लंदन जो है आपके टेम्स नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब है कुछ कुछ राजधानियां देश के शहरों का नाम जो किसी न किसी नदी के किनारे बसा है, तो जान लेंगे कि ये सीन जो है लिखा हुआ, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के किनारे है। और पोटोमैक नदी यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन DC, वो पोटोमैक नदी के किनारे है। और रूस की राजधानी मास्को या मस्कोवा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आगे भी इससे बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए कंटेंट के साथ तैयार करके ला सकूं और अपना प्यार हमें दे। थैंक यू दोस्तों।